नमस्कार मित्रों, मैं मोनू भट्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मनी क्या होता है, मनी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और मनी की डेफिनेशन क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मनी पर कि मनी काम क्या करता है। तो फंक्शंस ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ मनी को सबसे पहले किनले नाम के इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया था। किनले ने मनी के फंक्शंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस, दूसरे सेकेंडरी फंक्शंस और तीसरे अदर फंक्शंस। मैं क्या समझा रहा हूं कि functions of money were first timely defined by Kinley and these are divided into 3 parts. First primary function, second secondary function और third other functions. अब हम एक एक functions को लेते जाएंगे और बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस। फर्स्ट बात आती है प्राइमरी फंक्शंस की। तो देखिए, प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको मनी हर तरह की इकोनॉमी में परफॉर्म करती है, चाहे वो इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, चाहे वो इकोनॉमी डेवलपिंग है, चाहे वो इकोनॉमी डेवलप्ड है। दोज फंक्शंस which are performed by money in every economy. Either underdeveloped, developing और डेवलप्ड। तीनों तरह की इकोनॉमीज में जो फंक्शन मनी परफॉर्म करता है उन फंक्शंस को हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। अब मनी के 2 प्राइमरी फंक्शन होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन जो मनी का होता है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी किसी भी कमोडिटी या सर्विस को परचेज करने या सेल करने में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। और इस फंक्शन से वो जो बार्टर सिस्टम की पहली प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वो प्रॉब्लम यहां पर सेटल हो जाती है, क्योंकि मनी के थ्रू जब हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो ना हमें ड्यूअल कोइंसिडेंस की जरूरत पड़ती है, ना हमें कोई और प्रॉब्लम आती है। जैसे ही मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करना स्टार्ट करती है तो सेल और परचेज, ये दोनों ही टास्क सेपरेट हो जाते हैं। याद कीजिए, बार्टर सिस्टम में ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर होते थे। मैं किसी को व्हीट दे रहा हूं, राइस ले रहा हूं, तो आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट एज वेल एज आई एम परचेजिंग द प्रोडक्ट। इससे दिक्कत यह आती थी कि जो ट्रांजैक्शन का एरिया होता था वो लिमिटेड हो जाता था। यहां पर जैसे ही सेल और परचेज दोनों एक सेपरेट टास्क हुए, वैसे ही एरिया ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और हमारे लिए ट्रेड करना पॉसिबल हो जाता है। दूसरी बात, हम मनी दे करके गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं और फिर उन गुड्स और सर्विसेज को सेल करके या गुड्स को सेल करके हम मनी अर्न करते हैं और मनी को सेल करके हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। इट मींस मनी इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज मनी इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर अपना काम ज्यादा बेटर तरीके से करे, इसके लिए मनी में 3 क्वालिटीज का होना जरूरी होता है। सबसे पहली, लेस वेट।
वेट। मनी लेस वेट होनी चाहिए ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली लेके जाया जा सके। सेकंड बात, जनरल एक्सेप्टेंस। लोग उसको मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट करें। अगर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो लीगल एक्सेप्टेबिलिटी होने के बावजूद मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहां पर आज की डेट में 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का नहीं चलता। क्या आरबीआई ने उसको बंद कर दिया? नहीं किया, लेकिन उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। लोगों ने लेना बंद कर दिया, हमने देना बंद कर दिया। तीसरी बात, वैल्यू होनी चाहिए कि वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लायक हो, अदरवाइज मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं कर पाएगी। जैसे आपको ध्यान होगा, आरबीआई छोटे सिक्के बंद कर चुका है। 25 पैसे का सिक्का या 20 पैसे का सिक्का या 10 पैसे का सिक्का आरबीआई बंद कर चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं बची, उनमें वैल्यू ही नहीं बची, वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के काबिल ही नहीं है। तो मनी में अगर ये 3 क्वालिटीज हैं तो देन मनी कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्वाइट वेल। अब दूसरे फंक्शन पर चलते हैं हम लोग। सेकेंड फंक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मनी के थ्रू हम किसी भी गुड और सर्विसेज को की वैल्यू को इजीली मेजर कर सकते हैं। इससे बार्टर सिस्टम की वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि हमें एक कमोडिटी की वैल्यू दूसरी कमोडिटी की वैल्यू में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां पर मनी एज अ अकाउंटिंग यूनिट किसी भी गुड और सर्विस की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकती है। ना हमें वैल्यूज को याद रखने की जरूरत है, किसी भी गुड और सर्विस की वैल्यू को इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। आज की डेट में तो मनी इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि हम रिलेशंस की वैल्यू भी मनी में कैलकुलेट करने लग गए हैं, वो अलग बात है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, क्योंकि मनी और कोई काम करे या ना करे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करती ही करती है। तो ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, विच इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये 2 फंक्शंस आपके प्राइमरी फंक्शन करूंगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। तो पहला सेकेंडरी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वेल्थ। इससे पहले मैं आपको यह और बता दूं कि सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ बढ़ती है। यानी कि जब इकोनॉमी इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट में होती है तब ये फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। सबसे पहला फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वेल्थ। मनी की फॉर्म में हम अपनी वेल्थ को इजीली स्टोर कर सकते हैं। इससे बार्टर सिस्टम की स्टोरेज ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि मनी को स्टोर करने के लिए ना ही तो हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और ना ही मनी में पेरिशेबिलिटी की क्वालिटी होती है कि मनी कोई खराब हो जाएगी या मर जाएगी। इट मींस हम इजीली वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारा पहला फंक्शन होता है। सेकेंडरी फंक्शन, दूसरा फंक्शन जो होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मनी को के थ्रू हम अपनी वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहां से शिफ्ट होना है और कहीं और जाना है, मान लिया मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है, तो जो भी मेरी वेल्थ है मैं उसको इजीली मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर दूंगा। तो इससे बार्टर सिस्टम की ट्रांसफर ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम भी यहां पे क्या हो जाती है? सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा बैंकिंग फैसिलिटीज के थ्रू भी कर सकते हैं कि चेक से या ड्राफ्ट से या एनईएफटी से या आरटीजीएस से किसी भी तरीके से हम अपनी वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, एक फैसिलिटी हमारे लिए डेवलप हो जाती है कि हम अपनी वेल्थ को एक जगह से दूसरे, हमारी परचेजिंग पावर और वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर पाए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ
डेफर्ड पेमेंट्स। देखिए, डेफर्ड पेमेंट्स वो होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में ना करके फ्यूचर में करते हैं। ऐसे जितने भी पेमेंट होते हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट पर बेस्ड होते हैं, और मनी में इंटरेस्ट को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए हम मनी का यूज करके अपने प्रेजेंट पेमेंट्स को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मनी जो है वो क्रेडिट का बेस बन जाती है। क्रेडिट फैसिलिटीज जो आज के मॉडर्न टाइम में एक्सपैंड हो रही है, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रेडिट जो जाता है वो मनी को जाता है, क्योंकि मनी ने एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इन क्रेडिट पेमेंट्स को पॉसिबल बनाया है। करंट में आपका जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है, और अगर मनी नहीं होती तो हम बैंकिंग सिस्टम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज की डेट में बैंकिंग जितना भी एक्सपैंड हो रही है उसका सोल क्रेडिट जाता है मनी को। तो इसलिए हम कहते हैं कि मनी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। मनी के थ्रू हम अपने प्रेजेंट पेमेंट्स को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। ये तीन फंक्शंस आपके कहलाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू द अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस, अदर फंक्शन में पहला फंक्शन जो हम लेते हैं, बेस ऑफ सोशल क्रेडिट। देखिए, आज की डेट में मनी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक व्यक्ति की सोशल रेपुटेशन, उसकी सोशल क्रेडिट इस बात से डिसाइड होती है कि उसके पास मनी कितना है। आप अगर पैसे वाले हैं तो आपकी सोसाइटी में गुडविल, आपकी रैपो, आपकी क्रेडिट, सोशल क्रेडिट अच्छी होती है, और जब आदमी गरीब होता है तो शायद उसकी कोई सोशल क्रेडिट नहीं होती है। एंटायरली क्रेडिट गोज टू मनी। सेकंड बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनआई, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनका सम क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। अब कोई फैक्टर जब प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको उसका रिवार्ड भी देना होता है। जैसे हमें लैंड को रेंट देना होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है, या लेबर को वेजेस देनी होती है। तो बाय द यूज ऑफ मनी वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम इनटू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम लैंड को रेंट इजीली चुका सकते हैं, लेबर को वेजेस इजीली चुका सकते हैं, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट इजीली डिवाइड किया जा सकता है, या कैपिटल का इंटरेस्ट इजीली डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब नेशनल इनकम को वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मनी के थ्रू इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और तीसरा फंक्शन होता है हेल्प इन फाइंडिंग ऑप्टिमम कंडीशन। किसी भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को उसकी ऑप्टिमम सिचुएशन फाइंड आउट करने में मनी हेल्प करता है। एक कंज्यूमर अपनी ऑप्टिमम सिचुएशन वहां अचीव करता है जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का, उसकी एक कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो दूसरी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो के बराबर होता है। इसी प्रकार एक प्रोड्यूसर की ऑप्टिमम सिचुएशन वहां आती है जहां एक फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट और उसकी प्राइस दूसरे फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट और उसकी प्राइस के रेशियो के बराबर होता है। अब चाहे फैक्टर की प्राइस हो, चाहे गुड्स की प्राइसेस हो, मनी में इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, और मनी इस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को अपनी ऑप्टिमम सिचुएशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये तीन फंक्शन आपके कहलाते हैं अदर फंक्शन। तो टोटल मिलाकर के मनी की फंक्शंस की हमने तीन कैटेगरियां बनाई। पहली कैटेगरी हमने बनाई प्राइमरी फंक्शंस की, वो फंक्शंस जिनको हर इकोनॉमी में मनी परफॉर्म करती है, चाहे वो अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। उनको हमने दो हिस्सों में बांटा, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस थे जो मनी, जिनकी इंपॉर्टेंस मनी की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती है, और हमने उसमें तीन फंक्शंस पढ़े।
स्टोरेज ऑफ वेल्थ पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ पढ़ा और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पढ़ा। उसके बाद कुछ अदर फंक्शंस होते हैं जिसमें हमने पहली बात करी बेस ऑफ सोशल क्रेडिट की बात करी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की बात करी और फाइंडिंग इन ऑप्टिमम सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की बात करी। तो यहां आकर के आपके फंक्शंस ऑफ मनी खत्म होता है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, देखिए किसी भी इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना मनी स्टॉक अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी स्टॉक अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोला जाता है मनी सप्लाई। कि किसी भी इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना मनी स्टॉक अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसी भी कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी जिसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं वो डिफाइन करता है। और इंडिया में ये राइट्स किसके पास हैं? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अब इंडिया में मनी सप्लाई को लेकर के 4 कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यहां आकर के फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला होता है M1, इसको बोला जाता है नैरो मनी। नैरो मनी, इसमें 3 चीजें आती हैं, वैसे 2 ही चीजें आती हैं। आरबीआई की वर्किंग कमेटी ने जब डिफाइन किया तो 3 चीजें ली गई थी। सबसे पहला करेंसी और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। अब आपको यह समझाना पड़ेगा कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है। करेंसी आपको सबको पता है, पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी दोनों तरह की करेंसी यहां पर इंक्लूड होती है। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होती है जिनको बैंक को देना पड़ता है जब कस्टमर उसकी डिमांड करता है। जैसे हमने कहा सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है जब चाहे तब निकाला जा सकता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स है। दूसरा होता है M2, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये कहलाएगा आपका M2। M1 में यानी कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक में अदर सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस को जोड़ दिया जाता है, तब आपका कहलाता है M2। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं M3, इसको बोला जाता है ब्रॉड मनी। M3 में M1 आएगा ही आएगा प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। M1 में मैंने आपको बताया करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक आती है, और इसमें टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक को और जोड़ दिया जाए तो हमारा बनता है M3, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। अब टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है कि ऐसे डिपॉजिट्स जिनको कस्टमर एक टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉल कर सकता है, वो डिपॉजिट्स क्या कहलाती हैं? टाइम डिपॉजिट्स कहलाती है। जैसे मैंने कहा FD फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम RD बोलते हैं। तो RD और FD का जो पैसा होता है वो टाइम डिपॉजिट्स में काउंट होता है। तो M1 में जब हमने टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक को जोड़ा तो हमने क्या पाया? M3, और M3 को बोला जाएगा ब्रॉड मनी। और लास्ट होता है M4। M4 M3 में अगर ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस को जोड़ दिया जाए तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? M4 कहलाएगा। और M4 को ओवर ब्रॉड मनी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? ओवर ब्रॉड मनी। तो
तो मनी सप्लाई को हम एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी कि मनी सप्लाई होती क्या है, तो मैंने कहा मनी स्टॉक अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई करता कौन है? आरबीआई करता है इंडिया में। इंडिया में मनी सप्लाई के 4 कंसेप्ट काम में आते हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 में करेंसी और बैंकों के डिमांड डिपॉजिट्स आती है जिसको हम नैरो मनी बोलते हैं। M2 में M1 के अंदर अगर पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स को जोड़ दिया जाए तो M2 आता है जिसको कुछ नहीं बोला जाता। M3 ब्रॉड मनी कहलाता है जिसके अंदर M1 में हम पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट बैंकों की टाइम डिपॉजिट्स को जोड़ते हैं। और चौथा आता है M4। M4 के अंदर M3 के अंदर M4 निकालने के लिए M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट्स को जोड़ दिया जाता है और इसको बोला जाता है ओवर ब्रॉड मनी। तो ये 4 कंसेप्ट हमने मनी सप्लाई के पढ़े और यहां आकर के आपका मनी और मनी सप्लाई रिलेटेड चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग या तो बात करेंगे बैंकिंग पर या किसी और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।